हेलो नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार और इस वक्त मैं मौजूद हूं झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर एंड प्रोफेसर राजीव रंजन सिंह जी, जो देवघर कॉलेज अर्थशास्त्र विभाग के एचओडी हैं। और जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे, देश में 2021-22 का यूनियन बजट 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया, जो आज़ादी के बाद यानी कि भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश हुआ। और इस बजट के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया के द्वारा या फिर आम जनता के द्वारा फैलाई जा रही है, जो शायद समाज में जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, उसके मन में कुछ न कुछ गलत मैसेज ज़रूर जा रहा है। आइए इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं। सर, द जनता प्लस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर बताइए, ये बजट क्या है? ऐसे तो बजट का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला, है सर। ये बजट क्या है सर? सबसे पहले आसान भाषा में समझाएं। देखिए, बजट एक फ्रेंच भाषा है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। यानी आज़ादी के पूर्व का जो इतिहास रहा है उसमें पहले लोग जब बजट पेश करते थे तो इसी चमड़े के थैला में अपना सारा पेपर लेकर के आते थे और उसको ला कर के संसद में प्रेजेंट करते थे। तब से ये अवधारणा डेवलप हो गया कि जब भी हम वार्षिक बजट पेश करते हैं तो उसको हम लोग बजट कहते हैं, या वार्षिक लेखा जोखा आय व्यय जो हम लोग प्रस्तुत करते हैं कि साल भर के अंदर हम अगले एक वर्ष में इस देश के अंदर किन किन क्षेत्रों में क्या क्या करने जा रहे हैं, किन किन क्षेत्रों पर हम कितनी कितनी पैसे खर्च करने जा रहे हैं। इस तरह के आय व्यय का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत जो हम लोग करते हैं उसी को सामान्य रूप से बजट कहा जाता है। ये बजट है। धन्यवाद सर। और अब ज़रा हम बातें करते हैं जो बजट पेश हुई है यूनियन बजट 2021-22 के लिए। ये वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, यानी कि जैसे कि देख पा रहे हैं कि हमारा जीडीपी अभी बहुत बुरी स्थिति में है। धीरे धीरे वो सुधार हो रही है। और वर्तमान स्थिति के परिदृश्य में ये जो बजट पेश हुआ है वो कितनी हद तक हमारी अर्थव्यवस्था को एक सही दिशा में ले जाएगी? देखिए, दुनिया के इतिहास में भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसने यह साबित किया कि किसी देश की व्यवस्था को सही रूप से सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो तौर तरीके होने चाहिए उसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान सरकार के कार्य में दिखाई पड़ती है। 2021 का जो बजट है वह बजट निश्चित रूप से 2021 जो वर्ष है वह दुनिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष है, क्योंकि पूरी दुनिया जिस कालखंड में वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रही थी, ऐसे में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की चरमराहट तो लाजमी है, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं हुई है। और ऐसे वैश्विक महामारी में भारत का जो बजट है वह इतना अच्छा बजट होना निश्चित रूप से एक कुशल नेतृत्व की योग्यता और क्षमता को प्रदर्शित करती है। और यह समावेशी बजट है। समावेशी बजट का अर्थ होता है समाज के हर वर्ग के हित का ध्यान रख करके और बजट को प्रस्तुत करना। जैसे कि आप कह रहे थे समावेशी बजट है, और अभी देश में जो कृषि बिल को लेकर जो गहमागहमी चल रहा है, तो खेती किसान और वो जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में और देश के लगभग तमाम हर स्टेट में, यहाँ देवघर में भी शायद संडे को रैली निकाली गई थी। तो इस बजट में किसान के लिए क्या कुछ है, और इस बजट के बाद कितनी उम्मीद है कि किसान को कुछ आशा दिखती नज़र आ रही है? देखिए, मैं आपको दो बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि दुनिया की कोई भी पार्टी हो उसका अंतिम उद्देश्य होता है सत्ता की प्राप्ति होना, चाहे वह किसी भी कीमत पर किसी भी रास्ते से होकर क्यों नहीं गुजरे। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसी पार्टियां होती है जो समाज और राष्ट्र के हित का ध्यान रख कर के काम करती है। किसान आंदोलन जिसको इतना तवज्जो दिया जा रहा है वह वास्तव में अगर आप देखें तो वह किसान आंदोलन है ही नहीं, क्योंकि
अगर किसान आंदोलन होता तो निश्चित रूप से इतनी अच्छी जो सरकार लाई है किसानों के लिए बिल, इस बिल की खासियत क्या है? इस बिल की खासियत है कि देश के अंदर बड़ी तेज़ी से शहरीकरण के तरफ हमारा आकर्षण बढ़ा है। गांव को छोड़ करके हम शहर जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि अगर मान लीजिए कि आप गांव छोड़ करके शहर चले आए और गांव में आपका 2 एकड़ ज़मीन है जिसका उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमको एग्रीमेंट करिए कि हम आपको प्रत्येक साल इतना पैसा देंगे, उसका उपयोग भी हो जाएगा, आप शहर में भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा और नीचे स्तर पर जाकर इसको समझना चाहेंगे तो एक बड़े स्तर पर बड़ी संख्या में विवादों का जन्म होता है ऐसे, जब आप गांव के सारे प्रॉपर्टी को छोड़ करके शहर में पलायन कर जाते हैं तो आपके आसपास के गांव गोतिया पड़ोस के जो लोग हैं वो आपके प्रॉपर्टी पर अपना आधिपत्य जमाते हैं, और लंबे समय के बाद जब आप जाएंगे तो आप ही को अनाधिकृत कर दिया जाएगा जो आपका विरासत है। तो इस तरह के बेसिक बुनियादी जो विवाद उत्पन्न होते थे गांव में, उन समस्याओं का भी एक तरह से समाधान है। दूसरा है कि जब हम किसानों को डायरेक्ट हम पैसा दे रहे हैं तो कोई चैनल होकर के गुजरने की क्या ज़रूरत है? आप हमको देंगे, हम आपको देंगे। अब बीच में मीडिएटर का जो बिचौलिया का काम था उसको मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया, और बिचौलिया का ये घबराहट है, उसका जो स्वार्थ है वह सामाजिक सतह पर और राजनीतिक सतह पर आ गया है, जो आप किसान आंदोलन के रूप में देख रहे हैं। कोई किसान नहीं है, वो सारे बिचौलिए हैं जो पिछले 7 दशक से किसानों से औने पौने कीमत पर वस्तुओं को खरीदते थे और अपने मन से देश के बड़े बड़े मंडियों में जाकर के बेचते थे। अब उनको यह अवसर नहीं मिल रहा है, इसलिए यह पूरा प्रायोजित कार्यक्रम है और इसमें कोई किसान नहीं है, सब बिचौलिया है। जैसे कि आप सुन पा रहे थे कि देश को, किसानों को उसके ज़मीन, उसका जो अनाज है, जितना भी पैदावार है, उसको सरकार एक सही और वास्तविक अधिकार देने जा रही है। और उस आंदोलन के बारे में जो आप देख रहे हैं, चाहे दिल्ली में हो चाहे देश के तमाम राज्यों में हो, वो एक सोची समझी साजिश के तहत बिचौलिया के द्वारा वो किया गया आंदोलन है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जो केसीसी के तहत जो 6,000 जो किसान को देती है वो डायरेक्ट जो है सो खाते में ट्रांसफ़र कर देती है, किसी भी बिचौलिया का कोई और ज़रूरत नहीं है। चलिए, और जो एक जो अहम मुद्दा है बजट 2021 में एजुकेशन को लेकर के सरकार क्या कुछ की है, क्या कुछ लेकर आई है, और तमाम उन बेरोजगार युवाओं के लिए जो खासकर 1 साल से अभी कोरोना के महामारी के चलते ढेर सारी बहालियां वगैरह हो या फिर जो भी परीक्षाएं हो बहुत दिन तक स्थगित रही, अब धीरे धीरे कुछ हो रहा है। तो रोजी रोजगार के लिए इस बजट में क्या कुछ है सर? कुछ स्टूडेंट के लिए आशा की किरणें नज़र आ रही हैं? देखिए, हम लोग समझते हैं कि जीवन में 3 बुनियादी आवश्यकताएं हुआ करती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। बाद के दिनों में व्यक्ति ने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि शिक्षा और चिकित्सा भी होनी चाहिए। उसी में से एक विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने जो बजट लाई है उसमें शिक्षा पर क्या है। तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि आप सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, आपको जो बुनियादी ज़रूरतें हो वो पूरी हो। उसके बाद शिक्षा है। पहले आप जीवित रहेंगे तब तो शिक्षा ग्रहण करेंगे, पहले आप भोजन करेंगे, जिंदा रहेंगे, तब तो आपको शिक्षा मिलेगी। तो जिस दौर से सरकार गुजर रही है, इस दौर में सरकार ने 2-3 बड़ी बड़ी योजनाएं ला करके और शिक्षा के क्षेत्र में एक नया परिवर्तन लाने का जो प्रयास किया। जैसे आपने देखा कि नीति आयोग अभी काम कर रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, नई शिक्षा नीति में क्या है? नई शिक्षा नीति में है कि आप अगर पार्ट 1 में पढ़ करके और आपका पढ़ाई ड्रॉप हो गया, या बीए में आप 1 सेमेस्टर किए और उसके बाद आप पारिवारिक वातावरण के कारण या परिस्थिति के कारण या आर्थिक स्थिति के कारण आप पढ़ाई जारी नहीं रख सके, 2 साल बाद आपको फिर इच्छा हुई कि हम पढ़ाई करेंगे, तो आपका जो 1 ईयर कंप्लीट है वो जब आप शुरू करेंगे तो ये क्रेडिट चला जाएगा उसमें। जैसे बैंक में हम पैसा जमा करते हैं उसी तरह यहाँ भी क्रेडिट बैंक बना गया है। हाँ, तो आप 4 साल बाद भी आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका 1 ईयर जो पढ़ाई किया हुआ है वो काउंट हो जाएगा, मतलब आप कामयाब हो जाएगा। पहले क्या होता था कि 3 ईयर के बाद आपको फिर से 1 में एडमिशन लेना होगा और फिर से 1 करना होगा। ये एक छोटा सा उदाहरण है।
अभी इस देश में नो डाउट की बड़ी संख्या में बेरोजगारी है, लेकिन हम लोग पढ़ते थे कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम जैसे खूबसूरत शहर का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था। तो जो पिछले 7 दशकों से जो बीमारी नासूर बन चुकी है, कोई व्यक्ति जादू की छड़ी लेकर के तो नहीं आया कि इस देश के अंदर जो बड़ी फहरिस्त है बेरोजगारों की, लंबी कतार है, उसको एक दिन में समाप्त कर दे, यह संभव नहीं है। लेकिन देश की जो आर्थिक स्थिति है, देश का जो वातावरण है, जो वैश्विक महामारी के दौर से सरकार गुजर रही है, इस परिस्थिति में भी सरकार ने विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो कुछ बेहतर हो सकता था उसमें सर्वोत्तम प्रयास करने का प्रयास किया है। एक आखिरी सवाल जो कि हर किसी के जहन में है कि ऐलान तो हो गया और हर सेक्टर में देख रहे हैं, किसी में 10% इंक्रीमेंट है, किसी में लगभग 2 गुना 3 गुना भी इंक्रीमेंट है हर बजट में। अब ऐलान और इम्प्लीमेंट में कितना अंतर हो सकता है? जितना ऐलान हुआ है उसमें कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है? इसमें एक एक्सपर्ट के तौर पे आपका क्या मानना है, पर्सनल या फिर एक एजुकेशनल व्यू आपका क्या कहता है? इतना दिनों से आप देखते आ रहे हैं और जानते आ रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि होनहार बीर बलवान के होते हैं चिकने पात। तो जब 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और तब से लोगों ने यह कहना शुरू किया कि जिस घोषणा के आधार पर, जिस मैनिफेस्टो के आधार पर सरकार आई है, धरातल पर कितनी बातें उतरती है ये तो समय बताएगा। लेकिन आप मेरी बात छोड़ दीजिए, आम जनमानस से भी अगर इस बात को पूछेंगे कि सरकार ने जो कहा क्या उसको धरातल पर उतारा या नहीं। आप पूरे देश के अंदर शौचालय की व्यवस्था देख लीजिए। आपने अभी चर्चा किया किसानों को, आज तक इस देश के किसानों को कभी पैसा मिला? लेकिन इस सरकार ने किसानों के खाते में 2,000 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से देने का काम किया है। 6,000 सालाना। 6,000 सालाना। तो निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक जो इस देश के लिए अच्छा किया जा सकता है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो अभावग्रस्त लोग हैं, उन लोगों की वेदना को समझ करके सरकार ने अपने स्तर पर जो भी घोषणाएं की उसको देर सवेर धरातल पर उतारने का या उसको मूर्त रूप देने का प्रयास करती रही है। और उन किए गए कार्यों के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी सरकार जो कह रही है उसको यह सरकार मूर्त रूप देगी। जैसे कि आप सुन पा रहे थे कि पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को आप देख सकते हैं और ये अंदाज़ा और ये अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से जितना भी बजट में पास किया गया है, जो भी चीज़ें बढ़ाया गया है, वो कहीं न कहीं एक बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो आइए बातें करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हैं मेरे साथ। अभी जैसे कि आप लोग प्रोफेसर साहब से समझे कि बजट क्या है, कैसा है और कितना हद तक ये हम आम जनता के लिए एक उपयोगी साबित होने वाला है। आइए बातें करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शुभम कुमार। बजट देखे 2021 का? जी। इसमें इस बजट में स्टूडेंट्स के लिए, एज ए स्टूडेंट होने के नाते, स्टूडेंट्स के लिए सरकार क्या कुछ लेकर आई है, जानते हैं क्या? अभी तो नहीं। अभी तो नहीं जानते हैं। और आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या चीज़ का? हम लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर, फर्स्ट ईयर। और तैयारी वगैरह? तैयारी वगैरह नहीं अभी। तैयारी वैसे किससे करना है? कैसा? तैयारी क्या चीज़ का करना है? रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या फिर कोई एसएससी के लिए? जी सर। चलिए धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? मैं नेहा कुमारी। और क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? अभी मैं सिविल सर्विसेज का सोची हूँ। सिविल सर्विसेज के, ये बहुत ही उम्दा होता है और सोचे हैं तो सबसे पहले इस सोच को हम सलाम करते हैं, ठीक है। और इसमें लगे रहिए। और बजट को देखें? जी देखी तो हूँ। कैसा बजट है? इस बार का बजट कोरोना काल के ये समय और इस बार का बजट इतना अच्छे से हुआ है, मुझे लग नहीं रहा था कि इस बार का बजट इतना अच्छा होगा। मतलब बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन है, बहुत अच्छा है। और एज ए गर्ल्स होने के नाते महिलाओं के लिए क्या कुछ सबसे पहले हम लोग देवघर से बोल रहे हैं, और देवघर में जो है ये सुरक्षा है या फिर देवघर में कितना कंफर्टेबल फील होता है आपको? औरों जगह के मुताबिक मैं पहले जवाहर नवोदय विद्यालय दुमका में रहा करती थी, तो वहाँ से मुझे देवघर ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए धन्यवाद। और आपका क्या नाम हुआ? प्रीति कुमारी। क्या चीज़ कर रहे हैं? कंपटीशन का तैयारी। क्या चीज़ का? बैंकिंग। और बजट को देखें? हाँ। बैंकिंग में बजट से सवाल आएगा, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। और बजट कैसा है इस बात का?
इस बार का बहुत अच्छा है। और बजट में स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ लाया है, देखे हैं क्या? सर तो जो जैसे बताएं। हाँ, जैसे कि सर बता रहे थे बजट में क्या कुछ है। और आपका क्या नाम हुआ? ज्योति कुमार। क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं? बैंकिंग का। बजट देखे? जी हाँ। कैसा बजट है? जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक तो बहुत अच्छा है ये। जहाँ तक देख पा रहे हैं बजट हर किसी के फेवर में है, हर किसी के पक्ष में है। अब देखिए आगे क्या होता है।